Hello everyone, how are you? Welcome to all on my YouTube channel सोनम जीज एजुकेशन। मैं लेकर आई हूँ आज आपके लिए क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन का फुल एक्सप्लेनेशन। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि चैप्टर का नेम है द लास्ट लेसन, लेकिन ये तो हमारी बुक का फर्स्ट लेसन है, लेकिन फिर भी इसे लास्ट लेसन नेम क्यों दिया गया? तो इसका रीज़न आपको जब पता चलेगा जब आप पूरा वीडियो मेरा एंड तक देखेंगे, ठीक है। तो बने रहिएगा, चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है आपका, ठीक है। इसके ऑथर है अपने अल्फोंसो डॉर्डिन, जो कि एक फ्रेंच नॉवलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। तो ये जो लास्ट लेसन है ये इन्होंने लिखा है फ्रैंको पर्शियन वॉर के टाइम पर, जब फ्रांस जो था वो डिफीटेड हो गया था प्रूशिया से, मतलब हार गया था। तो प्रूशिया ने इसके जो दो डिस्ट्रिक्ट थे एल्सेस और लॉरेन, इसको अपने अंडर में ले लिया था। तो जब कोई दूसरी कंट्री किसी दूसरी कंट्री के कोई डिस्ट्रिक्ट्स को या कोई पार्ट को अपने अंडर में ले लेती है, तो वहाँ पे वो अपने ही रूल्स को लगा स्टार्ट कर देती है कि ठीक है। तो सबसे पहले वो अटैक किया जाता है किस पे? उसकी मदर टंग पे। तो मदर टंग क्या होती है? अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। तो इसी पे बेस्ड ये स्टोरी है, ठीक है। इसके प्रोटोगनिस्ट है जो कि यहाँ पे नरेटर है हमारे फ्रांस एक छोटा सा लड़का है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कॉल्डिंग। तो ये स्कूल के लिए वैसे ही बहुत लेट था उस सुबह, और इसके मन में डर था, ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग, ठीक है। ग्रेट ड्रेड ऑफ यानी कि फियर ऑफ, उसे डर था। स्कॉल्डिंग यानी कि उसे डांट लगेगी, फटकार लगेगी आज स्कूल। स्पेशली बिकॉज एम हेमिल हैज सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल। स्पेशली किस लिए? क्योंकि एम हेमिल जो इसके टीचर थे उन्होंने इनको बोला था कि आज पार्टिसिपल्स पे क्वेश्चन पूछने वाले हैं। पार्टिसिपल टेंस का एक पार्ट होता है, एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम, और इसे उसका सिंगल वर्ड भी नहीं आता था, यानी कि वो इसने पढ़ाई नहीं की हुई थी। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। थोड़ी देर के लिए इसने सोचा कि मैं ऐसा करता हूँ, यहीं से भाग जाता हूँ, आज दिन में बंक मार लूँगा। तो इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द प्रूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। तो दिन जो था द जो दिन था वो काफ़ी गर्म था, सुहाना था। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एजेस ऑफ द वुड। पेड़ों पर चिड़ियाएँ चहचहा रही थी। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ सॉमिल द प्रूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। और ओपन फील्ड में, यानी कि सॉमिल जो होती है वो अपनी आरा मशीन होती है, उसके पीछे खुला खेत था, वहाँ पर प्रूशिया के सिपाही जो थे वो ड्रिल कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल। तो ये सब चीज़ें का मतलब स्कूल में जाके पार्टिसिपल्स के रूल का आंसर देने की वजह से ये सब चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। लेकिन इसमें ये स्ट्रेंथ थी, मतलब कि ताकत थी कि इसने इसके मन पे काबू करा और ये स्कूल की तरफ निकल गया। इग्नोर करा, मतलब चीज़ों को। अपने भी मन में आता है कभी कभी कुछ गलत काम करने की, लेकिन अपन क्या करते हैं, उसको इग्नोर करते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना, ऐसे गलत काम होता है ना। तो व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड। तो ये जब टाउन हॉल के पास से गुजरा तो इसने देखा वहाँ पे एक भीड़ लग रही थी। देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। यानी कि बुलेटिन बोर्ड वहाँ पर पहले के टाइम में, अब आज के जैसे फेसबुक व्हाट्सअप या कोई न्यूज़ चैनल तो थे नहीं, बुलेटिन बोर्ड लगे हुए होते थे। तो वहाँ पे जो भी न्यूज़ होती थी वो सब वहाँ आती थी। तो फॉर द लास्ट 2 years ऑल आर बैड न्यूज़ हैज़ कम फ्रॉम हेयर। तो पिछले 2 साल से जितनी भी बैड न्यूज़ होती थी, चाहे वो द लास्ट बैटल्स, यानी कि जो वो बैटल हार गए हों, द ड्राफ्ट कोई ऑर्डर आया हो, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, या कमांडिंग ऑफिसर्स के कोई भी ऑर्डर्स हो, वो सब वहीं आते थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग। तो अब इसने अपने आप को बिना स्टॉप की, मतलब सोचा कि व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि अब क्या मैटर हो सकता है। देन as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith walker who was there with his apprentice reading the bulletin। तो ये जल्दी जल्दी जा रहा था, तो वहाँ पर एक ब्लैक स्मिथ भी था, वॉक्टर, जो कि उसके अप्रेंटिस यानी कि ट्रेनी के साथ, या आप उसके जूनियर के साथ मान सकते हो, वो वहाँ पर न्यूज़ को पढ़ रहा था, ठीक है। तो कॉल्ड आफ्टर मी, डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। तो उसने उसको पीछे से आवाज़ लगाई कि भाई बच्चे थोड़ा धीरे चलो, अभी तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम है कि तुम स्कूल पहुंच जाओगे, ठीक है। तो आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच्ड एम अहमल लिटिल्स गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ। तो ये क्या है कि उसे लगा कि वो मेरा मजाक बना रहा है, तो फिर ये वही हाँफता हुआ पहुंच गया अपने एम हैमिल के लिटिल गार्डन यानी कि स्कूल पर।
यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट बसल। तो जनरली क्या होता था कि जब भी स्कूल शुरू होता था तो वहाँ पे बहुत अधिक शोर शराबा होता था, बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो जाता, विच कुड बी हेard आउट इन द स्ट्रीट। तो जिसे बाहर गली में भी सुना जा सकता था। और शोर क्या था? द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन वेरी लाउड विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल। तो शोर क्या था? डेस्क, जैसे बच्चों का डेस्कों का खुलना, डेस्क खोलते हैं बंद करते हैं, या फिर एक साथ सभी किसी चीज़ को रिपीट करते जाते हैं बहुत ऊंचे स्वर में, बहुत ही ऊंचे आवाज़ में। हमारे हाथ हमारे कानों पर रखे हुए ताकि हम बेहतर समझ सकते, तथा अध्यापक और जो टीचर था उसका वो जो रूलर से टीचर बेंच को बजाते हैं ना, तो वैसे ही आवाज़ इन्हें आती थी। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, लेकिन आज यहाँ पे बहुत शांति थी, यानी कि बहुत ही शांत सा लग रहा था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन। तो सब कुछ बहुत ही शांत था। तो इतना शांत कि मैंने इसने सोचा था अपने मन में कि भाई मैं अपने डेस्क तक बिना किसी को, मतलब कोई मुझे देखेगा नहीं, चुपचाप से पहुंच जाऊंगा, क्योंकि जनरली इतना शोर शराबा रहता है, इतनी आवाज़ें रहती है क्लास में, इतना सब कुछ मैसेज सा रहता है कि टीचर किसी न किसी के साथ बिजी रहते हैं, बच्चे चुपचाप जा करके डेस्क पे बैठ जाते हैं। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन ऑफकोर्स जब माहौल इतना शांत था तो माहौल इस तरह का था जैसे कि संडे का कोई दिन हो, जैसे संडे की सुबह के टाइम शांत होता है ना, तो वैसे ही वो चीज़ था। तो थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट, खिड़की से इसने अपने सहपाठियों को देखा जो क्लासमेट थे। तो already in their places, and M. Hamill walking up and down with his terrible iron ruler under his arm। और वही इसने देखा कि सब बच्चे अपने अपने जगहों पर बैठे हुए थे और एम हैमिल अपने हाथ के नीचे, आर्म के नीचे ऐसे ही अपने वो जो इनका डंडा था जिससे बच्चों को डराते थे, उससे अपने अंदर ऐसे हाथ के नीचे रखे हुए इधर से उधर घूम रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। तो इसे जाना था, मतलब गेट खोल के इसे अंदर जाना था और सबके सामने जाना था। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। तो अब इस तरह के माहौल में, एकदम शांत माहौल में जब ये लेट आ रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि ये कैसा, कितना मतलब शर्मिंदा होगा इस चीज़ के लिए और कितना डरा हुआ होगा, क्योंकि लेट आया है, ऊपर से पढ़ाई नहीं करके लाया है, तो इसे डर तो था ही सही, लेकिन अभी तक इसे कुछ पता नहीं था। बट नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ। एम हैमिल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली। तो हुआ कुछ भी नहीं। एम हैमिल ने इसको देखा और बड़े ही प्यार के साथ बोला कि अपने स्थान पर जल्दी से जाओ फ्रेंड्स, वरना हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। ठीक है, लिटिल फ्रेंड्स ऐसे बच्चों से बोलते हैं ना, लिटिल बॉय, तो हम तुम्हारे बिना ही आज जी अपना लेसन स्टार्ट करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क। तो ये जल्दी से जाकर के अपनी बेंच पे चला गया, मतलब एक तरह से उसने छलांग ही लगा दी और अपने डेस्क के पास जाकर के बैठ गया। नाउ टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट। तो अब जब इसने अपने डर पर थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया, तब इसने ये चीज़ देखी कि उसके व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड on his beautiful green coat, his frilled shirt and the little black cap, all embroidered, that he never wore except on inspection and prize race। तो जब इसको थोड़ा सा कंट्रोल हुआ, थोड़ा शांत हुआ, तो इसने देखा कि इसके टीचर ने एक बहुत ही सुंदर ग्रीन कलर का कोट और एक वो फ्रिल वाली शर्ट और एक ब्लैक कलर की सिल्क की टॉप कैप पहन रखी है, और सभी पर एम्ब्रॉयडरी का काम किया गया था। तो दैट ही नेवर वॉर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे, जिसे वो कभी भी जब इंस्पेक्शन का डे होता है या फिर प्राइज डे जैसे कोई फंक्शन वगैरह है स्कूल में, तभी पहनते थे। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सॉलेम। ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो आज स्कूल था वो काफ़ी एक अजीब सा और सीरियस सा उसे फील हो रहा था। ठीक है, बट द थिंग दैट सरप्राइज मी वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेज दैट वर ऑलवेज एम्प्टी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो आश्चर्य करने वाली बात थी वो थी कि पीछे की बेंचें जो हमेशा खाली रहा करती थी,
वहाँ आज कुछ विलेजेस जो गांव के लोग थे वो आकर के चुपचाप से बैठे हुए थे। ठीक है, इनमें कौन कौन था? हमारे समान ही बैठे हुए थे। मतलब ये कहना चाह रहा है कि ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स। तो वो जो विलेजर्स थे हमारे जैसे ही आकर के बैठे हुए थे, जैसे वो भी कोई बच्चे हों। ओल्ड हॉजर with his three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster, the several others beside। तो इनमें कौन था? एक बूढ़ा हॉजल जो अपना एक ट्रायंगुलर शेप कैप पहना हुआ था, जो कि एक फॉर्मर मेयर था वहाँ का, पहले का पुराना मेयर, और फॉर्मर पोस्ट मास्टर, और इसके अलावा कोई दूसरे भी थे। ठीक है, एवरीबडी लुक्ड सैड एंड हॉजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर। ठीक है, सभी बहुत दुखी थे, और जो ओल्ड हॉजर था वो अपने साथ एक ओल्ड प्राइमरी बुक, मतलब कि कोई पुरानी उसकी बचपन की बुक होगी, वो भी लेकर के आया था, जो कि थम्ड एट द एजेस, किनारों से फटी हुई थी। ठीक है, विथ हिज जो अपन वो थम से ऐसे पेजेस पलटते हैं ना, तो वहाँ से पेजेस गंदे हो जाते हैं, फट जाते हैं, और वह अपने भारी भरकम चश्मे की मदद से जो पन्नों के ऊपर आर पार रखा था अपने घुटनों पर रखे हुए खोले था। ठीक है, एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, अपने घुटनों पे उसने बुक रखी हुई थी, एंड हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और वो उन्हें खोल रहा था। While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair, and in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, "My children, this is the last lesson I shall give you." तो अब इसको क्या चीज़ लगी? जैसे ही ये वहाँ पे जाकर के बैठा तो एम हेमिल ने बोला कि एकदम सीरियस से टोन में उन्होंने बोला कि मेरे प्यारे बच्चों, ये तुम्हारा आज का लास्ट चैप्टर है, मतलब आखिरी पाठ है जो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। क्यों? क्योंकि द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। क्यों? क्योंकि बर्लिन के से ये आदेश आया है। ठीक है, बर्लिन यानी कि वही प्रूशिया से आदेश आया है कि अल्सेक और लॉरेन के स्कूलों में अब केवल जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, कि जो तुम्हारा नया टीचर है वो कल से आ जाएगा। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये तुम्हारा फ्रेंच का लास्ट लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, तो मैं चाहता हूँ तुम मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो। वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, ये शब्द मेरे लिए एकदम बिजली की झटके के समान थे। ओ द रैचेस कौन होते हैं? दुष्ट लोग, बुरे लोग। अरे ये बुरे लोग। दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, कि अच्छा ये वही बुरे लोग हैं जिन्होंने वो टाउन हॉल के पे वो इन्फॉर्मेशन यानी कि सूचना लगाई थी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर। अरे अब ये सोच रहा है कि ये तो मेरा आखिरी फ्रेंच भाषा का लेसन है। अरे मैं तो लिखना भी मुश्किल से ही जानता था, अब मैं आगे और कुछ भी नहीं सीख सकूँगा, तब मुझे वहीं रुक जाना होगा। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, ओह हाउ सॉरी आई वॉज नॉट लर्निंग माई लेसन्स, कि अब मुझे वहीं रुकना होगा। अरे मैं कितना दुखी था कि मैंने अपने पाठ नहीं सीखे, कि मैं पक्षियों के जब इसे ये बहुत दुखी है, सॉरी है कि इसने अपने लेसन्स नहीं सीखे। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, तो ये कह रहा है कि जब सिखाया जा रहा था तब ये क्या कर रहा था कि इसे तो उस समय ये सब चीज़ें मुसीबत लगती थी, और इसका ध्यान हमेशा कहाँ रहता था कि ये जो बर्ड्स के एग्स देखता रहता, या फिर वहाँ पे सार नदी के तट पर चला जाता स्लाइडिंग करने के लिए। माई बुक्स दैट हैड सीन सच अ न्यूसेंस अ वाइल अगो, मेरी किताबें जो अभी तक मुझे मुसीबत लगती थी, सो हैवी टू कैरी, बहुत भारी लगती थी लाने में, भार उठाने में। माई ग्रामर, जो उसकी ग्रामर थी, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, जो कि वहाँ के सेंट्स की हिस्ट्री थी, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब इसे इसके पुराने फ्रेंड्स की जैसी लग रही थी। एंड आई कुडेंट गिव अप, और ये अब इसे त्यागना नहीं चाहता था, मतलब छोड़ना नहीं चाहता था। एंड एम हैमिल टू द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, और एम हैमिल जब इस विचार ने कि अब वह जा रहा है, और अब वो इसे दैट आई शुड नेवर सी हिम अगैन, और ये अब इन्हें कभी नहीं देख सकेगा दोबारा, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर। तो अब बच्चे को जब
टीचर कोई जा रहा होता है तो जिनसे अपना हमेशा पढ़ते रहते हैं, इतना लगाव हो जाता है कि अपने को बहुत दुख होता है। तो इसे भी दुख हुआ, इसे लग रहा है कि अब मैं उन्हें कभी दोबारा नहीं देख पाऊँगा। और मतलब इतना वो कितने हाउ क्रैंकी ही वॉज, यानी कि वो कैसे सनकी से थे। लेकिन ये सब चीज़ें भी अब वो भूल गया है, उसे बस दुख हो रहा है कि यार अब मैं क्या करूँगा। Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. And now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. तो अभी कह रहे हैं ओ बेचारा, तो इस आखिरी जो इनका लास्ट लेसन था, इस लास्ट लेसन के ऑनर में ही उन्होंने अपने लास्ट संडे वाले ड्रेस पहनी थी, यानी कि जब वो दूसरी ड्रेस पहन करके आए थे। और अभी इसे समझ में आ रहा था कि जो गांव के लोग थे वो यहाँ पर आज क्यों आए थे, बाकी लोग भी यहाँ पर आकर के क्यों बैठे हुए थे। ठीक है, तो ऐसा वो इसीलिए था क्योंकि वो उनके लिए सम्मान देना चाहते थे। इट वॉज बिकॉज दैट दे वर सॉरी, कि वो सब भी बहुत दुखी थे इस चीज़ के लिए, दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि अब वो और स्कूल नहीं जा पाएंगे। It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and showing their respect for the country that was theirs no more. तो ये इन लोगों का हमारे टीचर को उनकी जो 40 इयर्स उन्होंने सेल्फलेस जो वहाँ पे आप बोल सकते हैं सर्विस दी है, उसके लिए थैंक यू देने का और अपनी कंट्री के लिए एक ऑनर अपन जो शो करते हैं, रेस्पेक्ट शो करते हैं, उसका एक तरीका था। और वो कंट्री जो अब उनकी नहीं रही थी, दैट वॉज देयर्स नो मोर, अब तो वो उनकी रही भी नहीं। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को? कैसा लग रहा है? आप उम्मीद है आपको सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। While I was thinking of all this, I heard my name called. It was my turn to recite. ठीक है, तो जब इसके बारे में सोच रहा था तब इसने अपने नेम को सुना, तो अब सुनाने की बारी इसकी थी। तो that would I not have given to be able to say that dreadful rule of the participle all through. तो ये उस पार्टिसिपल का जो इसे डरावना सा नियम लग रहा था शुरू से अंत तक, ऊंची और स्पष्ट आवाज़ में बिना कोई गलती किए, मतलब इसे सुनाना, ये एबल नहीं था उसे सुनाने के, लेकिन अब ये उसके लिए क्या कुछ करने को तैयार नहीं था। बट आई गॉट mixed up on the first word and stood there holding on to my desk, my heart beating and not daring to look. लेकिन ये तो अपने प्रथम शब्दों पर ही उलझ गया और वहीं खड़ा रह गया, अपने डेस्क को पकड़े हुए, इसका दिल जोरों से धड़कते हुए, और अब इसे ऊपर देखने का साहस भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसने फ्रेंच लैंग्वेज इतने अच्छे से पढ़ी ही नहीं थी। जब इसे पढ़ाया जा रहा था तो इसे उसमें इंटरेस्ट नहीं आता था। आई हैड एम हैमल से टू मी, आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू। तो इसने एम हैमल को इससे कहते हुए सुना कि मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा लिटिल फ्रेंड्स, यू मस्ट फील बैड एनफ, तुम्हें तो बुरा अवश्य लग रहा होगा। सी हाउ इट इज़, देखो बात ऐसी है, एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्व्स, हम हमेशा यही यहाँ आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, तो हम रोज़ स्वयं से कहते हैं कि मेरे पास आज काफ़ी समय है, मैं इसे कल सीख लूँगा, तो आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल पढ़ूंगा। एंड नाउ यू सी यू वेर यू हैव कम आउट, तो अब तुम देखो तुम कहाँ आके खड़े हो या कहाँ आप पहुँचे हो। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल पढ़ूंगा। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ एल्सेक, शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। तो वो कह रहे हैं कि अरे एल्सेक के साथ यही परेशानी, यहाँ के लोग अपनी पढ़ाई को आने वाले कल पर छोड़ देते हैं। Now those fellow out there will have the right to say to you, how is it you pretended to be Frenchman and yet you can neither speak nor write your own language. तो अब वे जो बाहर के लोग तुमसे ये कहने का अधिकार रखेंगे कि ऐसा क्यों है, तुम फ्रांसीसी होने का दावा करते हो लेकिन फिर भी तुम अपनी भाषा को न बोल सकते हो न लिख सकते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंड्स, लेकिन तुम सबसे खराब नहीं हो छोटे फ्रेंड्स। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विद, कि हम सबको स्वयं के लिए धिक्कारने का अधिकार है। ठीक है,
योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस एनफ टू हैव यू लर्न। अब तुम्हारे माता पिता भी उसके लिए पर्याप्त रूप से उत्सुक नहीं थे कि तुम सीख सको, पढ़ सको, यानी कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम पे ध्यान नहीं दिया। दे प्रिफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन फार्म और एट द मिल्स। तो उनके लिए क्या प्रेफरिंग था कि भाई तुम खेतों पर जाओ और उनके साथ मिलों पर काम करो, सो एज टू हैव अ लिटिल मनी, कि तुम थोड़ा पैसा अधिक ज़्यादा कमा सको। एंड आई, और मैं, आई हैव बीन सो ब्लेम ऑल्सो, मैं भी उतना ही दोषी हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स। और मैंने भी तुम्हें अपने मेरे फूलों को पानी, पौधों को पानी देने के लिए नहीं भेजा है क्या? मतलब ये जो टीचर थे ये भी अपने फूलों के लिए उसको पानी देने के लिए भेज देते थे बजाय अपने पाठ याद करने के। और जब एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग, और मैंने मछली पकड़ने के लिए जाना चाहा, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, तो क्या मैंने तुम्हारी छुट्टी नहीं कर डाली? तो मतलब ये कह रहा है कि गलती तो सबकी है ओवरऑल, ऐसा नहीं है कि किसी एक की गलती है कि सिर्फ तुमने ही नहीं पढ़ाई करी, हम सब इसके लिए बराबर के दोषी हैं। Then from one thing to another, M. Hamill went on to talk of the Frank language, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it, because when and poor are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is if they had the key to their prison. तो ये क्या है, अब ये एक चीज़ से दूसरी चीज़ पर आपस में बात कर रहे हैं। तो एम हेमिल जो है फ्रेंच भाषा के बारे में बात कर रहा है, तो वो कहता है कि ये दुनिया की सबसे सुंदर लैंग्वेज है, एकदम क्लियर और लॉजिकल, कि हमें इसकी सुरक्षा ज़रूर करनी चाहिए थी और इसे कभी भी भुलाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब लोग किसी की स्लेव बना दिए जाते हैं, गुलाम बना दिए जाते हैं, तो तब तक वे अपनी जो उनकी लैंग्वेज है उससे वो अच्छी तरह से जुड़े रहते हैं। और ये जो लैंग्वेज है यही उनके लिए उनकी जेल से बाहर निकलने के लिए की साबित होती है, यानी कि चाबी होती है, जेल से बाहर निकलने की चाबी सिद्ध होती है। देन यू ओपन अ ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन, फिर उन्होंने अपनी ग्रामर की बुक खोली और हमें अपना लेसन पढ़ के सुनाया। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड, तो इसे बहुत ही एक ताजुब सा लगा कि ये अभी इस आज तो कितने अच्छे से समझ गया उस चीज़ को जिसे ये इतने दिन से समझ नहीं पा रहा था। ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी, सो ईजी, तो जितनी भी चीज़ें थी वो इसे बहुत ही सरल लग रही थी। तो आई थिंक टू दैट आई हैव नेवर लिसन सो केयरफुली, तो अब इसे मुझे समझ में आ रही है कि यार ये सब चीज़ें तो कितनी ईजी थी, ये तो मैंने कभी ध्यान से सुनी नहीं, इसलिए मुझे इतनी हार्ड लग रही थी। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन विथ सो, और ये जो ऐसी चीज़ें थी जिसे कभी इतने धैर्य से इसने नहीं समझा था। ऐसा लगता है कि बेचारा वो हमें वो सब जो वो जानता था या जो हमें पहले से दे देना चाहता था और हमारे दिमागों में एक ही बार डाल देना चाहता था। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all the new before going away. तो वो बेचारा जो है वो हमें पहले से सब चीज़ें सिखा देना चाहता है, and to put it all into our heads at one stroke, और हमारे दिमाग में वो एक ही बार में डाल देना चाहता है, क्योंकि भाई अब उनके पास समय नहीं है, जैसे कि आपको पता है कि सिर्फ आज का ही दिन इन लोगों के पास बचा था। आफ्टर द ग्रामर ही हैड अ लेसन इन राइटिंग, ठीक है, तो ग्रामर के बाद इन्होंने राइटिंग का लेसन स्टार्ट करा। दैट डे एम हेमिल आई हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस, तो उस दिन एम हेमिल हमारे लिए नई कॉपियाँ लाए थे। दैट डे फ्रांस एल्सेक, जिन पर उन्होंने एकदम सुंदर और गोल राइटिंग में ऐसे लिखा था फ्रांस एल्सेक। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, ऐसा लग रहा था कि छोटे छोटे से जो फ्लैग हैं वो स्कूल के कमरे में सभी जगह लहरा रहे हैं या घूम रहे हैं, ऐसे तैरते हुए से नजर आ रहे थे। एवरी डे इन द स्कूल रूम हंग्स फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, या फिर ऐसा लग रहा है कि वो डेस्कों के ऊपर लगी हुई छड़ों से लटके हुए थे। You ought to have seen how everyone set to work, तो आपको ये देखना चाहिए कि किस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अपने काम में लगा हुआ था। एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, कितनी शांति छाई हुई थी। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, साउंड सिर्फ वही आ रही थी कि वो पेन अपन कागज़ के ऊपर रगड़ते हैं, मतलब लिखने की आवाज़ थी एक तरह से। Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them. Even
आज कुछ जो भौरे थे वो उड़ के अंदर आ गए थे, लेकिन किसी ने भी उन पर उनका ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटिल वंस, छोटों ने भी नहीं दिया। हु वर्क राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, जो हमें अपने उन सबसे छोटे बच्चे भी नहीं जो मछली पकड़ने के कांटों के चित्र बनाने में लगे हुए थे, जैसे एज इफ दैट वॉज फ्रेंच, जैसे कि ये भी एक फ्रेंच भाषा हो। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो, और जो छत पर थे वहाँ पर कबूतर धीमे स्वर में गुटरगू कर रहे थे। आई थॉट टू माई सेल्फ, और इसने अपने मन में सोचा कि विल दे मेक दैम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, क्या ये कबूतरों को भी जर्मन में गाना गाने के लिए बाध्य करेंगे? यानी कि क्या ये आप जानवरों पे भी अपना रूल लगा सकते हो? नहीं, जानवर किसी के लिए नहीं थे। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in the chair and gazing first at one thing. जब मैंने लिखते हुए ऊपर की ओर देखा, मैंने एम हैमिल को बिना हिले डुले उनकी कुर्सी पर बैठे देखा, कभी एक वस्तु की ओर टकटकी लगाए देखते, फिर कभी दूसरी वस्तु की ओर। As he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room, जैसे कि वो पूरे जो भी चीज़ें वहाँ थी उसे अपने माइंड में पूरी तरह से सेट कर लेना चाहते हो, छाप लेना चाहते हो। Fancy for 40 years he had been there in the same place, with his garden outside the window and his class in front of him, just like that. तो सोचो ज़रा कि भी 40 साल से ही उसी जगह पर थे, खिड़की से बाहर उनका गार्डन था और उनके सामने उनकी क्लास थी, और हमेशा से ऐसा रहा है। वहाँ पे केवल जो वहाँ की बेंचेस थी और डेस्क थी वो घिस घिस के चिकनी हो गई थी। Only the desk and benches had been worn smooth. वो बेंचेस चिकनी हो गई थी। The walnut trees in the garden were taller. और जो अखरोट के पेड़ थे वो बड़े हो गए थे। And the hopvine that he had planted himself twined about the windows to the roof. और वो जो होपवाइन का यानी कि एक तरह की बेल होती है जो उन्होंने खुद ने लगाया था, वो खिड़कियों से लिपट कर छत तक जा पहुंचा था। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, कि अब उनका जो दिल था वो कितना धड़क रहा था। दिल मतलब इस बात ने तो उसको इस जगह को छोड़कर जाने की वजह से उनका दिल ही तोड़ दिया। बेचारा साथ में ऊपर के कमरे में उसकी बहन की इधर उधर चलने और सामान को बांधने की आवाज़ उन्होंने सुनी। पैकिंग देयर ट्रंक्स फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे। क्यों? क्योंकि अब उन्हें अगले ही दिन देश छोड़कर जाना था, मतलब कि अब पैकिंग चालू हो गई। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। बट अभी उनमें इस चीज़ का करेज था कि ये फिर भी लास्ट लेसन तक सुन रहे हैं, एंड तक पूरा सुना। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन द हिस्ट्री, लिखने के बाद इनका हिस्ट्री का चैप्टर हुआ। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बी बी बो बू, और बच्चों ने अपना बाबे बी बो बू बोला। एंड देन द down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and hold his primer in both hands. और अब बच्चों ने बोल लिया, और अब उसके बाद बूढ़े हॉजर ने अपना चश्मा लगा लिया और उनकी जो बुक थी उसको दोनों हाथों में पकड़े हुए बच्चों के साथ वो भी उन लेटर्स को बोल रहा था। You could see that he too was crying, कि वो भी रो रहा था। His voice trembled with emotions, और उनकी जो आवाज़ थी वो भावुकता के कारण काँप रही थी। And it was so funny to hear him, और उन्हें ये चीज़ काफ़ी और उनकी आवाज़ सुनना हम सबको इतना मज़ेदार लग रहा था कि हम सब हंसना और रोना चाहते थे, मतलब कि दोनों इमोशंस एक साथ हो रहे थे। हाउ वेल आई रिमेंबर दैट द लास्ट लेसन, तो किस तरह से इसको बहुत ही अच्छे से समझ में आया इसका लास्ट लेसन। एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, अचानक चर्च की घड़ी ने बाहर बजा दी। फिर एंजल्स ने दैन द एंजलस एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट ऑफ द पर्शियंस, और फिर चर्च में जो वहाँ पे दोपहर की भक्ति के लिए जो घंटी होती है उसे वहाँ पर एंजल्स बोला जाता है। तो उसी क्षण पर्शियन मतलब कि प्रेयर के लिए इनकी खिड़कियों के नीचे वो टाइम हो गया और वो बज उठे। द सेम मूवमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्शियन रिटर्न फ्रॉम ड्रिल, और उसी टाइम वो जो सिपाही थे वो अपनी ड्रिल से वापस लौट रहे थे। एम हैमिल स्टूड अप, वो खड़े हो गए, वेरी पेल, उनका चेहरा एकदम सफ़ेद सा हो गया। और इन हिज चेयर आई नेवर सी हिम लुक सो टॉल, और वो
मैंने उन्हें इससे ऊंचा कभी नहीं देखा था। ठीक है, तो माई फ्रेंड सेड आई बट समथिंग चॉक्ड हिम, ही कुड नॉट गो। वो कुछ बोलना चाह रहे थे मेरे फ्रेंड्स मैं लेकिन उनका गला भर गया था, वो आगे बोल नहीं पाए। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, वो ब्लैक बोर्ड पर वापस आए, टुक अ पीस ऑफ चॉक एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट। तो उन्होंने वो वापस आए और ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़े और चौक का टुकड़ा लिया और अपनी पूरी ताकत का प्रयोग करते हुए उन्होंने एक जितना बड़ा वो लिख सकते थे उन्होंने लिखा, वाइव ला फ्रांस, यानी कि फ्रांस जिंदाबाद। Then he stopped and leaned his head against the wall, and without a word he made a gesture to us with his hand, "School is dismissed, you may go." फिर वह रुका और उसने अपना सिर दीवार से सटा दिया और बिना एक शब्द भी बोले अपने हाथ से इशारा दिया कि भाई स्कूल ख़त्म किया जाता है, तुम सब जा सकते हो, मतलब स्कूल डिसमिस हो गया, अब तुम जा सकते हो, ख़त्म हो गया स्कूल। तो आपने देखा कि किस तरह से ये एक इमोशनल स्टोरी भी है और एक मज़ेदार सी भी है कि हाँ बच्चे के इमोशंस क्या रहते हैं मन में, और हमें इस चीज़ से क्या सीखने को मिला कि जो अपनी मदर टंग है हमें उसके लिए अपनी रेस्पेक्ट पूरी रखनी चाहिए। आप चाहे दुनिया की कितनी भी लैंग्वेजेस सीख लें लेकिन अपने मदर टंग से हमेशा जुड़ा हुआ रहना चाहिए, क्योंकि देखिए टाइम का कोई भरोसा नहीं है कि आज जो चीज़ आपके साथ है कल वो आपके साथ हो ना हो। इसलिए जो चीज़ आपके पास आज है, जो आपको मिला है, आप उसकी कद्र करें। ठीक है, तो यहीं पर हम अपने चैप्टर को एंड करते हैं। इस चैप्टर का जो वर्ड मीनिंग्स है और आपको इसके की पॉइंट्स और इसका जो मैसेज ऑफ द चैप्टर है और इसके चैप्टर क्वेश्चन आंसर्स ले लो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स, वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। तो ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर, होप यू ऑल एंजॉयड दिस।